अच्छा जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी। हमने F2 में चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करा था। चैप्टर नंबर 8 है हमारा अच्छा जी, चैप्टर नंबर 8 है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड द ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेंटरीज। ठीक है, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। क्वेश्चंस कौन कौन से थे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला, हमने देखा था कैसे निकालते हैं भाई। ओपनिंग इन्वेंट्री में आप उस साल की करंट परचेजेस को ऐड करते हैं और जो क्लोजिंग आपके पास रह जाती है इन्वेंट्री, उसको माइनस कर देते हैं, तो आपके पास क्या निकल कर आ जाती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर हमने सीखा इन्वेंट्री क्या होती है। इन्वेंट्री किसे कहते हैं भाई? स्टॉक को, जिसको आपने सेल करना है, जिसका आपने बिजनेस करना है। गुड्स या इन्वेंट्री आपके पास। अच्छा, हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल के फॉर्म में भी यूज कर रहे होते हैं या फिर बनी बनाई भी आपके पास। तो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कौन सा है, तो बनी बनाई भी आप लेते हो। अनसोल्ड गुड्स का मतलब जो सेल नहीं हो सकी, एंडिंग जो आपके पास रह जाती है, उसको आप अनसोल्ड गुड्स भी कहते हैं। एंड पे जो आपके पास पीरियड एंड पे रह गई है, उसको आप क्यों माइनस कर देते हैं? क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ वो कॉस्ट चाहिए जो आपकी गुड्स सेल हो चुकी हैं। तभी तो आप देखते हो, क्या मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का? मतलब है कि वो कॉस्ट जो गुड्स आपकी सेल हो चुकी है, हमें वो कॉस्ट चाहिए। ठीक है। अच्छा, फिर हमने इससे रिलेटेड एक ये क्वेश्चन करा था, क्लियर है? 1.4 भी करा था। करा था नहीं करा था? कर लिया था ना? रेन कोट्स वाला था। फिर हम आ गए थे, ये सिमिलर था, तो मैंने आपको कहा था आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देन फिर हमने समझा कैरेज इनवर्ट और कैरेज आउटवर्ट किसे कहते हैं। कैरेज इनवर्ट, कैरेज आउटवर्ट किसे कहेंगे? जब परचेजेस होती है, गुड्स लाने की जितनी भी कॉस्ट होगी वो कहाँ रिकॉर्ड होगी? परचेजेस में इंक्लूड कर दी जाएगी। बेसिकली है तो दोनों ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लेकिन दोनों की ट्रीटमेंट अलग है। रीजन? क्योंकि एक आप क्या कर रहे हो, तब इनकर्ड हो रही है जब आप गुड्स लेकर आ रहे हो, उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हो या उसको रेडी कर रहे हो सेल करने के लिए, तो वो परचेज में आपकी ऐड हो जाएगी। ठीक है, और वो बनेगा कॉस्ट का पार्ट। जबकि दूसरी जो कैरेज आउटवर्ड है, वो क्या होगा? आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दिया जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस के तौर पे। क्लियर है? इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन करा था, कर लिया था, ये क्वेश्चन कर लिया था, इनकम स्टेटमेंट बनाई थी। अच्छा जी, फिर ये क्वेश्चन हम लोगों ने करा था, ये नहीं करा था आई गेस। यहां से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या लिखा है? द फॉलोइंग अमाउंट्स sorry, the following amounts appear in the books of Dearden at the end of financial year. ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दी गई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी गई है, कैरेज आउटवर्ड है, परचेजेस है, रिटर्न इनवर्ड्स है, एंड कैरेज इनवर्ड्स है। What you have to do? You have to calculate the figure for cost of sales for the treatment of statement of profit or loss। कर लेंगी आप? करें इसको। ठीक है, इसको करें। आसान सा इजी क्वेश्चन है। देन फिर हम इस पे बात करते हैं कि आपका कितना आया, सही आया नहीं आया, चेक कर लेते हैं।
इसमें आते हैं कौन से स्विच है, वो जो ब्लैक की लैब बी लैब वन, वो तो है नहीं इसके पास। आपके पास तो ये और जो कैंडिडेट है उसको क्या करेंगे, लैब नंबर बताइए ना, लैब वाले ए बी से भेज रहा है। डन। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आई है? 76,000 आपके पास आई है। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी कैसे निकल कर आई? यहाँ तो क्या आ रहा है, ओपनिंग इन्वेंट्री है 5,700, उसमें आपने परचेसेस ऐड करा, 5,700 में आपने क्या ऐड करा भाई, परचेसेस कितना लिखा हुआ है, 75,280। देन आपको और क्या क्या चीजें गिवन है? कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड आपके पास कितनी है, 3,680, 3,680 आपने ऐड कर लिया, टोटल आपके पास कितने आए, 84,660। इसमें से आपने क्या कर दिया, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर दी। ठीक है, तो आपके पास कितनी आई, 76,120, यही है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या ऐसा पॉसिबल है, जितनी हम गुड्स परचेज कर रहे हैं उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वो हमारी वैसे की वैसे ही सेल हो जाए? हर बार ऐसा मुमकिन है क्या कि जिस तरह से हम परचेज कर रहे हैं, आपके पास पहले की भी पड़ी होती है, इस साल भी परचेज कर रहे हैं, तो वो टोटल माल आपका बन के सेल हो जाए? ऐसा मुमकिन है? नहीं। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी गुड्स उस सेल प्राइस पे ना बिक सके जैसे आप चाह रहे हो? गुड्स खराब हो सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं, और क्वालिटी बिगड़ने के रीजन, क्वालिटी खुद से खुद तो नहीं बिगड़ेगी, रीजन हो सकता है कि आपने जैसे बनाई अच्छी क्वालिटी में बनाई होगी, आपकी क्वालिटी डिपेंड करती है ना, आप जिस तरह का माल बना रहे हो, अब वो रखे रखिए खुद से तो खराब नहीं होगी। हाँ ये हो सकता है काफी टाइम, हाँ डिमांड आपने सही कहा। पहले डिमांड थी, अब डिमांड नहीं है, लेकिन अभी तक स्टॉक पड़ा हुआ है, और चोरी हो जाए, आग लग जाए, पानी में बह जाए, डूब जाए, क्या होगा? अब क्वालिटी आपकी खराब कैसे हो सकती है? आपके भाई आपका जहाँ स्टॉक था, वेयर हाउस था, वहां पे, क्योंकि हमारे कराची में क्या होता है, इस तरह से हो चुका है ना, तो गोडाउन में पानी पूरा भर गया, क्वालिटी खराब हो गई। अब आपको क्या करना है, वो आपको सेलिंग प्राइस जो आपने डिसाइड करा था उस पे तो नहीं मिलना है। फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको फिर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपने सेलिंग प्राइस को, और मिनिमम अमाउंट पे आपको सेल करना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है? चोरी हो जाए, आग लग जाए, तब भी क्या होगा भाई, वो गुड्स वो गुड्स या तो डैमेज हो जाएंगी, या फिर आपके पास से चली जाएंगी। ऐसा ही है। अब इस सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा, देखें जरा क्या लिखा हुआ है, गुड्स या तो आप राइट ऑफ कर देंगे या राइट डाउन। अब किन किन हालातों में आप उसको राइट डाउन करेंगे और किन किन हालातों में आप उसको राइट ऑफ करेंगे? जब वो जब वो लॉस हो जाए या चोरी हो जाए, आप क्या करोगे, उसको राइट ऑफ करोगे या राइट डाउन? राइट ऑफ मतलब खत्म कर दिया, नहीं है माल, बिक ही नहीं सकता। और राइट डाउन मतलब आपके पास कोई ऐसी अमाउंट पे आपको सेल करना मजबूरी हो जाएगी। ठीक है, वैसे कि आप कौन कौन सी रीजन है जो हमने अभी पढ़े कि किस वजह से आपकी अपनी असल सेल प्राइस पे नहीं बिक सकती, हमने देखा या तो चोरी हो जाए, या डैमेज हो जाए, या ऑब्सलीट हो जाए, फैशन ऑब्सलीट हो गया, डिमांड खत्म हो गई। तो इन इन कंडीशन में अब जब आपके पास पूरा का पूरा खत्म ही हो गया, चोरी हो गया माल, तो आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। हाँ, इसके अलावा आग लग गई या किसी वजह से डैमेज हो गया, या फिर आप देखते हो सेल्स, ई सेल्स क्यों लगाई जाती है,
आपको बताया जाता है 50% सेल है, 70% सेल है। क्यों? क्योंकि ऑब्सलीट हो गया है, अब आपके पास जगह घेर रहा है, वो आपका एक्सपेंस बढ़ा रहा है। बहर इस हवाले से आप क्या करते हो, मिनिमम अमाउंट में ही सही वो चला जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? नहीं, आगे देखते हैं इसमें। अच्छा जी, एग्जाम्पल जरा देखें क्या लिखी हुई है, रीड करें इसकी एग्जाम्पल को। ठीक है, किस चीज की दी गई है ये इन्वेंट्री की कॉस्ट? ओपनिंग है, एंडिंग है? ठीक है, आगे। हम्म। हम्म। ठीक है, अब देखें सारी वही चीजें हैं, सिर्फ एंडिंग इन्वेंट्री की एक चीज बताई उन्होंने। क्या बात बताई है? अच्छा, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, 1 जनवरी पे क्या हो रहा है, ओपनिंग इन्वेंट्री आपको मिल रही है। देन परचेज करा कितने से, 73,000। फैशन गुड्स विच कॉस्ट 4,300 वर स्टिल हेल्ड इन इन्वेंट्री एट December 31st 2006। ठीक है, एंडिंग इन्वेंट्री के तौर पे। एंड सारा बिलीव्स दैट these could only now be sold at a sale price of 800। ठीक है, कितने पे सेल हो सकती है, उसकी कॉस्ट कितनी थी, कितने पे सेल हो सकती है? The goods still held in inventory at 31st December 2006, including the fashion good, had an original purchase cost 18,700। दो तरह की हैं। ठीक है, जरा इसको अपनी तरफ से कोशिश करना समझ के करने की। दो तरह की हैं, एक तो आपके पास जितने पे लिए उसकी सेलिंग प्राइस बताइए, एक इंक्लूडिंग क्या बताया, फैशन गुड्स, और सेल्स बता दी। कैन यू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट? आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो इस हवाले से? अभी जितनी अंडरस्टैंडिंग हो रही है डेवलप, उसके हिसाब से आप करो, देखते हैं आपको कितना समझ में आएगी चीज।
डन। वाइफ सामने है ना, अभी एडमिशन पे बैठी है ना, ठीक है, उनसे लेके दे दो, उनके हाथ में दोनों पास। नाम बताइएगा। सब किया, डॉक्टर सब किया। चेक कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। देखते हैं कितना आपने सही करा है। देखो, अब इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी थी आपके पास? दो कॉस्ट आ रही थी, एक 4,300, एक आ रही थी 14,400। उन्होंने बताई दी थी यहाँ पे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? फैशन गुड्स विच कॉस्ट 4,300 वर स्टिल हेल्ड इन इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री के तौर पे थी। अच्छा, उन्होंने क्या बिलीव करा, ये कितने पे सेल हो सकती है? 800 पे। जबकि दूसरी इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या बता रहे हैं? 8,700। ऐसा ही है। क्या इन्होंने इसके रिलेटेड और कोई बात करी? नहीं करी है। तो हमें क्या पता चला कि 4,300 की जो गुड्स थी और किसी वजह से वो डैमेज हो गई, या फिर वो अपनी असल सेल्स प्राइस की वजह से नहीं सेल हो पा रही है, रीजन जो भी है। अब हमें क्या लग रहा है, वो कितने पे आपके पास सेल हो सकती है? आपने कहा 800 पे। कितने पे भाई? 800 पे। तो आपने कितनी राइट डाउन करी है? कितनी वैल्यू राइट डाउन करी है? जरा चेक करो। 4,300 में से आप माइनस करके देखो। ठीक है, इतनी वैल्यू को आपने क्या कर दिया? राइट डाउन कर दिया। फिर 14,400 की तो अपनी वैसे ही थी, उसको हमें कोई डाउट नहीं है कि ये इतने पे नहीं सेल होगी। तो एंडिंग इन्वेंट्री की आपके पास कितनी कॉस्ट आ जाएगी? 15,200। ठीक है, सेम उसी तरह से सेल्स में से आप क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे। अब कैसे निकल कर आएगा? ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दी गई थी, फिर आपको परचेसेस दिया गया था, कैरेज इनवर्ड नथिंग, कुछ ऐसी चीज नहीं है। तो आपके पास टोटल परचेजेस पता चल गई थी, टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गया था। ठीक है, 94,500। उसमें से आपने एंडिंग इन्वेंट्री 15,200 माइनस करी है। देन फिर आपके पास क्या आ गई? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 79,300। उसमें से आपने सेल्स में से कॉस्ट माइनस करी है, तो कितना आ जाएगा? 53,200। बताएं, यहां तक कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आए? क्लियर है? हमने बस ये गौर से पढ़ना है सवाल में क्या इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। क्या उसने इन्वेंट्री को उतने ही पे रिकॉर्ड करा, या फिर वो बता रहा है कि हमें ये लग रहा है कि ये इतने पे सेल नहीं होगी? तब आपको क्या करना पड़ेगा? राइट डाउन, या राइट ऑफ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सिमिलर केस है, आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे रिकॉर्ड होती है, कैसे होती है, ये हमें पता है। सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री आती है, उसमें आप परचेजेस ऐड करते हो, लेस कर देते हो क्लोजिंग, तो आपके पास क्या आ जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कर चुके हैं। लेजर में किस तरह से जाएगी रिकॉर्डिंग, कैसे होगी? परचेजेस क्रेडिट हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा। ठीक है, परचेजेस आर इंट्रोड्यूस टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बाय मींस ऑफ द डबल एंट्री। ठीक है, क्योंकि परचेज डेबिट पर रिकॉर्ड होता था नॉर्मली। अब क्या हो जाएगा? उतने से जब आप राइट डाउन करोगे, तो उतने से आपकी इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगा, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट पे जाएगा। क्लियर है? अच्छा, क्या हो जाएगा? व्हेन एन इन्वेंट्री काउंट इज मेड, द बिजनेस विल हैव अ वैल्यू फॉर इट्स क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड द डबल एंट्रीज। ठीक है, डबल एंट्री क्या बनेगी जब आप क्लोजिंग को दोबारा देखेंगे? अच्छा जी, लेजर्स अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री वैसे ही आएगा आपके पास। अब ये लेजर में किस किस तरह से जाएगा, ये चीज देख लेना।
बैंक के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो, रिसीविंग कर रहे हो, क्या हो जाएगा, बैंक किस किस वजह से डेबिट और क्रेडिट होगा, कैपिटल, रिसीवर्स, एंडिंग बैलेंस आपका दिखेगा कहाँ पे। अच्छा, बैंक क्योंकि हमारा ओवरड्राफ्ट की कंडीशन भी आ जाती है, तो जरूरी नहीं कि आपके पास इसका नॉर्मल बैलेंस आए, कभी कभार नेगेटिव में भी आ जाता है। अच्छा, किस किस रीजन की वजह से, जब आप पेमेंट कर दोगे तब भी क्या होगा, क्रेडिट पर आएगा। ठीक है, तो आपको ऊपर दिख रहा है क्या क्या चीजें दिख रही हैं। परचेज करा था गुड्स फॉर रीसेल ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो आपने क्रेडिट पे रीसेल करा, अभी कोई पेमेंट करी है इसके हवाले से, नहीं करी है। पेमेंट टू ट्रेड सप्लायर 7,100 यहाँ क्रेडिट पर आ रहा है। सेल ऑल ऑन क्रेडिट कितने की है भाई, 8,000 की। तो क्या आ जाएगा आपके पास, सेल्स हुई है। अच्छा, क्रेडिट पर हुई है, अभी हमें पेमेंट नहीं मिली है। कस्टमर से कितनी पेमेंट मिली है आपको, 6,000, रिकॉर्ड हो गई। ठीक है, और क्या है, आपके पास नॉन करंट एसेट परचेज करा है कैश पे 2,900, माइनस हो गया। अदर एक्सपेंसेस ऑल पेड इन कैश 1,600। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट आपको पता चल गया, जो चीज आप बैंक के थ्रू रिसीव कर रहे हो, पेमेंट आपकी डेबिट हो रही है, और जितनी पेमेंट आप माइनस कर रहे हो, दे रहे हो बिजनेस के पास से, बैंक के थ्रू जा रही है पेमेंट, वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। देन अब आप डेबिट और क्रेडिट कर लोगे। सेम इसी तरह आपके पास क्या हो जाता है, कैपिटल क्या होता है भाई, आपने इंट्रोड्यूस करा है बिजनेस में, कैपिटल इटसेल्फ क्रेडिट पे रिकॉर्ड होता है, आपको पता चल जाता है कितना आपने करा है। जैसे आपके पास आता है कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, सेम इसी तरह बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट। रीजन आ जाएगा आपके पास कि कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, रीजन क्या है भाई इसका, बैंक। यहाँ तक क्लियर है। फिर कैपिटल क्रेडिट क्यों हो रहा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से, जैसे हमने देखा। ट्रेड पेबल्स डेबिट कब होगा, क्रेडिट कब होगा, जब सेल होगी, कितनी होगी भाई। अच्छा, पेबल्स आपके पास क्रेडिट कब होगा, जब परचेज करोगे, ये हमने पढ़ा था। डेबिट कब कब होगा, जब पेमेंट कर दोगे। तो जो आपने यहाँ पे पेमेंट करी है वो यहाँ पे भी तो आएगी, क्रेडिट के आपने बैंक को क्रेडिट करा था। डेबिट क्या होगा आपके पास, ट्रेड पेबल। क्लियर है, फिर बैलेंस निकाल लेंगे आप। सेम वही चीजें जो हमने पढ़ी हैं, समझी हैं, और कुछ नहीं है। ये समझ आ रहा है, नेट एसेट कैसे हो रहा है, और सेल्स इसका क्रेडिट क्यों हो रहा है, ये तो क्लियर हो रहा होगा, हमने पढ़ा हुआ है। रिसीवर्स में भी आपको पता है डेबिट पर कब आएगा, क्रेडिट पर कब आएगा, अदर एक्सपेंसेस डेबिट कब आएंगे, क्रेडिट कब आएंगे। देन फिर आपने क्या करा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जहां जहां डेबिट हो रहा है वहां वहां आप लिख दो। जैसे यहाँ पे आपका क्रेडिट हो रहा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितने से हो रहा है भाई। अच्छा, अदर एक्सपेंसेस क्रेडिट हो रहा है ना, एंट्रीज आपको पता होनी चाहिए, आपने अदर एक्सपेंसेस पे करे हैं, तो एंट्रीज आपके पास पता होनी चाहिए, कहाँ जाएगा, डेबिट, अगर वो क्रेडिट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका, डेबिट, अदर एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, डेबिट। इस तरह से आप डेबिट क्रेडिट करके सीडी बैलेंस निकाल लेंगे, फिर नेक्स्ट पीरियड में वो क्या बन जाएगा, बीडी बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट किस किस वजह से हो रहा है, परचेज अकाउंट की वजह से, ग्रॉस की वजह से, सेल्स की वजह से क्रेडिट हो रहा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वजह से हो रहा है, अदर एक्सपेंसेस की वजह से डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये तमाम चीजें डेबिट पे रिकॉर्ड होती हुई दिखेंगी प्रॉफिट एंड लॉस के लेजर में, और क्रेडिट पे ये चीजें। क्लियर है, इन्वेंट्री हमारी डेबिट, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे लेजर्स में, इन्वेंट्री काउंटिंग एंड इन्वेंट्री एक्रूअल। अच्छा जी, इन्वेंट्री कैसे आप रिकॉर्ड करोगे, कब वो एक्रूअल बनेगी, जरा देखो, रीड करो इसको, क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इन्वेंट्री लेजर अकाउंट क्या है आपके पास, क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए बन रहा है,
अभी हमने देखा, वैसे ही आपके पास काउंट होगा। आगे क्या लिखा हुआ है, पढ़ें जरा, पढ़ें। Given moment, this indicates establishing the marketing of the material products. A business buying goods, ultimately including trading of patients and either sales product onwards or customers. The customers or incorporate them as raw material and manufactured products. This constant movement of inventory makes it difficult to establish what exactly and precise point. In the case of business, you will easily compare relatively small amounts of investment and within the goods on hand and the resulting gain can be determined by physical accounting. The continuous picture of the other form of when not business sales is during the time that the physical accounting will progress. The possible solutions are to do and the business has account take place. जस्ट आपको बताया गया कि भाई आप किस तरह से उस इन्वेंट्री को आप काउंट कर सकते हो। अगर तो बहुत बड़ा बिजनेस है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप काउंट करने के लिए तो आप इतनी आसानी से नहीं कर सकोगे, या तो अपने बिजनेस के तमाम एक्टिविटीज को रोकना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा उस दिन बिजनेस को, या फिर क्लोज होने के बाद आप रिकॉर्ड करेंगे। तो जस्ट ये आपको डिटेल दी गई है कि किस तरह से आप कंटिन्यूअस बेसिस पे आप इसको चेक कर सकते हो। अपने पास रिकॉर्ड तो आपको सही अमाउंट में करना पड़ेगा। बड़े बिजनेस कैसे कर सकते हैं, छोटे बिजनेस कैसे कर सकते हैं, आया कि आपके पास ये ऑप्शन है, जैसे ही आपके पास इन्वेंट्री आती है, परचेज करते हो, तो आप उसको अपने पास रिकॉर्डिंग कर लो, ठीक है। अब जितनी जितनी सेल होती जा रही है आप उसको भी रिकॉर्ड करते रहो, ताकि आपको यूनिट्स पता चलते रहें कि कितने यूनिट्स आपके बिजनेस में सेल हो चुके हैं और कितने रह गए। क्योंकि एक बिजनेस के लिए, एक बड़े बिजनेस के लिए इतना सुटेबल नहीं होगा कि वो आराम से बाद में वो उस चीज को काउंट करे, क्योंकि उसको बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को रोकना पड़ेगा। क्लियर है? आगे पढ़ें, इन्वेंट्री एक्रूअल। These arise when something received the year at the story of the device that way received without an inventory not have been possible because the ability to the supply is therefore necessary to become a close everything which have not been required in the library. ठीक है, सिंपल सी वही चीज है, आपने परचेज करा बट पेमेंट अभी नहीं करी है, क्या लिखेगा? परचेजेस डेबिट, ट्रेड पेबल्स क्रेडिट, इन्वेंट्री एक्रूअल कहलाएगा, जो हमने समझा हुआ है। आप परचेज कर रहे हो, लेकिन कब कर रहे हो? जब बाद में पेमेंट करने का आपने उस सप्लायर को कह दिया है, 10 दिन 15 दिन जो आप दोनों के दरमियान एक मुआहदा हुआ है, तो ये कहलाएगी आपकी इन्वेंट्री एक्रूअल। किस तरह रिकॉर्ड होगी? परचेजेस डेबिट और ट्रेड पेबल क्रेडिट। इन्वेंट्रीज के जो भी रिकॉर्डिंग है वो किस हिसाब से करी जा रही है? IS2 के हिसाब से। ये याद रखिएगा अपने पास कि इन्वेंट्री से रिलेटेड जितनी भी आपकी कैलकुलेशन हो रही है, स्टैंडर्ड्स ये कौन बता रहा है? IS2 बता रहा है। इन स्टैंडर्ड्स को हमें फॉलो करना है। अच्छा, फिर आ जाते हैं वैल्यूइंग इन्वेंट्रीज। कैसे इसको वैल्यू करना है? देखो जनाब, अगर तो आपकी कॉस्ट कम है, ठीक है, या तो उस पर रिकॉर्ड करना है, या या NRV। NRV क्या है बेटा? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कैसे निकालोगे? आ जाओ जरा इसको पढ़ें, बेसिक रूल क्या है, ऊपर से पढ़ के जाए क्या लिखा हुआ है। या तो आप लोअर कॉस्ट पे या NRV पे आप इसको रिकॉर्ड करोगे। NRV क्या है जरा देखो, क्या लिखा है? NRV क्या है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जितने उसको मिल रहे हैं लेस ऑल एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीशन एंड लेस एलिमिनेटेड सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्या है? सेलिंग प्राइस में से आपको जितना मिल रहा है, फॉर एग्जांपल आपको पता चल जाता है कि भाई वो 100 रुपए की बिक रही है, कितने की बिक रही है, उसमें से आप कॉस्ट माइनस करके बता दोगे। लेस ऑल एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीशन एंड लेस
एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट। क्लियर है? तो आपने इस तरह से उसमें से माइनस करके बताना है। अच्छा, बेसिक रूल क्या क्या है जरा पढ़ लें ताकि आपको अंदाजा हो जाए किस किस तरह से ये रिकॉर्ड होगा। चलें, Will value budget expected selling price. Inventories might be valued by their expected selling price where costing क्या लिखा हुआ है? सेवरल मेथड्स हैं इन थ्योरी माइट बी यूज फॉर द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज आइटम। सेवरल आपके पास मेथड है इन इन्वेंटरी को आप वैल्यू कैसे करोगे। पहला आपने क्या पढ़ा भाई? इन्वेंटरी, ठीक है, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस पे वो सेल हो सकती है। आगे क्या लिखा हुआ है? expected selling price. ठीक है, To be in credit value, value for the sale and it's like that. Some of the net value. या फिर आप नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे उसको वैल्यू करेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्या है होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट? द कॉस्ट एट विच दे वर ओरिजिनली बॉट। ठीक है, जिस प्राइस पे आपने इसको खरीदा था वो क्या कहलाएगी? हिस्टोरिकल कॉस्ट। या तो आप उसको इन्वेंटरीज को उस पे वैल्यू करो। आगे क्या लिखा है? ठीक है, या फिर आप इस पे रिकॉर्ड करो। अब इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई किस तरह से इसको रिकॉर्डिंग में लेकर आना है। अच्छा, क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ें। A simple example might help to explain this. Suppose that a trader buys 2 items of inventory, each costing $100. 2 items उन्होंने परचेज करें, हर एक की कितनी कॉस्टिंग है? $100. He can sell them for $140 each. But in the accounting period, we shall consider he has only sold one of them. ठीक है, ये बात क्लियर है? The other is closing inventory in hand. Since only one item has been sold, you might think it is common sense that profit out to be $40. But if closing inventory is valued at selling price, profit would be $80. That is, profit would be taken on the closing inventory as well. ठीक है, क्या लिखा हुआ है? सेल्स आपके पास कितने की है? 140 की बताई गई है उन्होंने। अच्छा जी, उसमें उन्होंने क्या बताया? ओपनिंग कितनी थी, परचेज उन्होंने करा था, ये चीज क्लियर हुई होगी। टोटल आपके पास कितना अवेलेबल था? ओपनिंग नहीं थी, परचेजेस थी, तो आपके पास कितना अवेलेबल था बिकने के लिए? $200 का माल अवेलेबल था। उसमें से आपने क्या कहा? कितने की क्लोजिंग हो रही है आपके पास? क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी रह गई है? 140। तो कॉस्ट ऑफ सेल आपकी कितनी आ गई? 60। और प्रॉफिट आपका कितना निकल कर आया इस वजह से? 80। क्लियर है? अच्छा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है? हमने ये चीज देखी भी थी। अब देखो, एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है क्या? द सेम ऑब्जेक्शन यूजुअली अप्लाइज टू द यूज ऑफ एनआरवी इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन। से दैट द आइटम परचेज कितने का परचेज करें? $100 का, रिक्वायर्स $500 फॉर फर्दर एक्सपेंडिचर इन गेटिंग इट रेडी फॉर सेल। और $5 मजीद चाहिए ताकि इसको सेल के लिए रेडी करा जाए। ठीक है, एंड देन सेलिंग इट, एग्जाम्पल $5 ऑफ प्रोसेसिंग कॉस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ठीक है, मजीद उसमें आपको क्या दिख रहा है? कॉस्ट लग रही है। इफ इट्स एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस इज $140, इट्स एनआरवी इज 140 माइनस 5। ठीक है, ये जो आपके पास मजीद डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लग रही है वो क्या है आपके पास? इसमें से कॉस्ट एनआरवी में से आप कैसे निकालोगे एनआरवी? फॉर्मूला हमारे पास था, सेलिंग प्राइस जो थी इसमें से आप कॉस्ट माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 135। टू वैल्यू इट एट $135 इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वुड स्टिल बी एंटिसिपेट $35 प्रॉफिट। ठीक है, इस तरह से आप क्या निकालते हो? एनआरवी। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है? जिस कॉस्ट पे आपने इसको परचेज करा था। We are left with historical cost at the normal basis of inventory valuation. The only time when historical cost is not used is in the exceptional cases where a lower value is used.
इसकी मजीद आपको एक्सप्लेनेशन देखो यहाँ समझ में आ जाएगी। क्या है बेसिक फॉर्मूला, किस पे वैल्यू कर रहे हैं। कॉस्ट देखिए, एक तरफ कॉस्ट दी गई है, एक तरफ एनआरबी। ठीक है, अब देखो पहली कंडीशन देखना, 27 इसकी कॉस्ट है और एनआरबी कितना है 32। किस पे हम लेंगे, जो लोअर हो। या तो कॉस्ट अगर लोअर है तो आप उसको लोगे, या एनआरबी आपके पास लोअर है तो वो लोगे। एनआरबी निकालने का मैंने आपको बताया। ठीक है, तो कौन सी कम थी चीज हमारे पास, लोअर कॉस्ट थी 27, हमने इस पे इसको रिकॉर्ड करा। फिर आ जाते हैं दूसरी कंडीशन पे, कॉस्ट 14 एनआरबी 8, तो हम किस पे लेंगे। इसी तरह 43 आपके पास है कॉस्ट और 55 एनआरबी है, कौन सी कम है। ठीक है, सेम इसी तरह से आपके पास 29 40, कौन सी चीज कम है 29। तो इस तरह से आप क्या करोगे, रिकॉर्डिंग करो। क्लियर है। अच्छा, क्वेश्चन है आपके पास, जरा इसको करें ताकि आपको मजीद इसमें और क्लियर हो किस तरह से होगा। द फॉलोइंग फिगर्स रिलेट टू इन्वेंट्री हेल्ड एट डीन एट द ईयर एंड। कॉस्ट आपको दी गई है, तीन प्रोडक्ट्स हैं ए बी सी। पहले की कॉस्ट है 20, दूसरे की 9, तीसरे की 12। सेलिंग प्राइस आपको दिए गए हैं, मॉडिफिकेशन कॉस्ट टू इनेबल सेल। ठीक है, मजीद किसकी कॉस्ट लग रही है, सेल करवाने की वजह से। देन मार्केटिंग कॉस्ट आ गई, यूनिट सेल्ड एंडिंग। Now you have to value the inventory. You have to calculate the value of inventory head. Ending inventory आपने रिकॉर्ड करनी है, कैसे करोगे जरा करके देखें आप।
डन, चलो चेक करो। अच्छा जी, क्या लिखा हुआ है? ए की कॉस्ट कितनी थी? 20 थी। ठीक है, एनआरवी कितनी निकली? 23 निकली। और अच्छा, किस पे उन्होंने वैल्यू करा? आपने किस पे वैल्यू करा? एनआरवी पे या कॉस्ट पे? प्रोडक्ट ए को कॉस्ट पे, यानी 20 पे आपने करा होगा। ठीक है, तो आपके पास यूनिट्स कितने थे? 200 थे, मल्टीप्लाई करवा दिया होगा, तो आपके पास 4000 ऐसे ही करा है। सेकंड की कितनी थी भाई? 9 कॉस्ट थी, और एनआरवी कितनी निकली? ठीक है, किस पे रिकॉर्ड करा आपने? 8 पे। तो कितने यूनिट्स थे आपके पास? 150 थे, मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है, 1200 आ गए। तीसरे की आपकी कितनी थी आपके पास? कॉस्ट थी 12 थी, और एनआरवी आपके पास कितनी निकल कर आई? ठीक है, दोनों सेम है। अब किसी पे भी ले सकते हैं आप, दोनों सेम ही है। मल्टीप्लाई करवाया तो कितना हो गया? 3600। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास। अच्छा, अच्छा, अब आ जाते हैं, देखो हमने इसको वैल्यू करना तो सीख लिया है, रिकॉर्डिंग करना सीख लिया है, अब इसको वैल्यू कैसे करेंगे? वैल्यू आप सीख लेते हैं। देखो हमारे पास 3 तरह के मेथड्स होते हैं कॉस्ट को वैल्यू करने के, ठीक है। वैसे तो हमने देख लिया जो भी हमारी कम आएगी। अब आपके पास किस प्राइस पे लेना है ये भी पता चले। 3 मेथड्स होते हैं, एक होता है फीफो, एक होता है लीफो जो ऑब्सलीट मेथड है, तीसरा आता है एवरेज, एवरेज कॉस्ट। फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले माल आया है वो पहले जाएगा। लीफो का मतलब ये होता था लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो बाद में आया है उसको पहले जाना है। एवरेज आपके पास जो वेटेड एवरेज है वो एवरेज निकाल कर होता है, ठीक है। ये किस चीज के हैं मेथड भाई? आपके वैल्यूएशन मेथड है। अभी आपने रिकॉर्डिंग सीख ली ना, अब आपको क्या करवाना है? वैल्यू देखनी है, कैसे कैसे इसको आप वैल्यू पे, किस वैल्यू पे आप रिकॉर्ड करोगे। क्या लिखा हुआ है आपके पास, जरा गौर से पढ़िएगा। यहाँ एक स्केड्यूल दिया गया है, एक फॉर्मेट दिया गया है। एक तरफ आपके पास क्वांटिटी है यूनिट्स की, यूनिट की कॉस्ट कितनी है, टोटल आपके पास कॉस्ट आ रही है। जब आप यूनिट को, पर यूनिट को मल्टीप्लाई करवाएंगे कॉस्ट से, तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। मार्केट वैल्यू पर यूनिट ऑन डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, क्लियर है? अब इसमें आप कैसे कैसे पता चलेगा कि कितना आपने इशू करा है, यानी सेल करी है, और कितना आपने रिसीव करा है। गौर करिएगा, ओपनिंग बैलेंस आपको मिल रहा है किस डेट पे? 1 मई को, ठीक है। कितना आपके पास यूनिट है? 100 यूनिट है। कितने वाले हैं बेटा? $2 के हैं, ठीक है। तो टोटल इसकी कॉस्ट कितनी बन रही है? $200। अब आ जाते हैं इसको बनाने का तरीका, देखते हैं दोनों मेथड से कैसे होगा। फीफो से पहले समझ लेते हैं, फिर लीफो से। अब देखो, आपको क्या पता कि कितनी की सेल हुई है, कितने की परचेज हुई है, तो यहाँ आप पूरा बनाओगे। ओपनिंग इन्वेंट्री थी, कितनी थी भाई? 100 थी। आप ऐसे ही करके बना दोगे। इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही थी? 200, क्योंकि पर यूनिट कितनी कॉस्ट थी? $2, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इशू, आपने सेल कब करा, रिसीव कब करा? आ जाओ देख लो। सबसे पहले आप इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ना। शो द वैल्यू ऑफ दिस इशू एंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी कितनी आपने सेल करी है और कितनी आपने एंडिंग पे रह गई है, वो इसको रिकॉर्ड करना है। अच्छा जी, देखें 100 मौजूद थी यूनिट्स, फिर आपने कितने रिसीव करे, कितने परचेज करे? 400। तो टोटल आपके पास कितने हो गए? 500 यूनिट्स हो गए। अब इसमें से $100 के 100 जो थे यूनिट्स, वो $2 के थे, और बाकी के 400 कितने के थे? $2.1 के। देन अब किस डेट पे आप कर रहे हो, सेल कर रहे हो, इशू कर रहे हो? 4 तारीख को। कितने? फीफो का मतलब जो पहले आया वो पहले जाएगा, तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए इशू करना? 400 से, ओपनिंग इन्वेंट्री से, यानी $100 आपने यहाँ से लिए होंगे, ठीक है। $100 आपने लिए थे, पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी? 2। तो इसकी कॉस्ट कितनी आ गई भाई? 200, ऐसा ही है, ठीक है। आ जाओ देख लेते हैं। फीफो से हम कर रहे हैं, तो आपके पास जब सेल हो रही है तो पहले तो वो $100 वाले आ गए, 100 यूनिट्स आ गए $2 वाले। बाकी क्या आपने देखा था
कितनी उसकी कॉस्टिंग थी, $2.1 थी। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, आपने ऐड ऑन कर लिया, ठीक है। सेल कितने हुए आपके पास, 200 यूनिट। टोटल ओपनिंग और एंडिंग को मिला के, परचेज को मिला के कितने हो गए थे, 500। तो 500 में से अभी कितने सेल हो गए, 200। कितने रह गए, ठीक है। अब आ जाओ आगे, मजीद देख लेना, ये याद रखिएगा अपने पास। रिसीव कर रहे हैं आप, यानी परचेज करे, मजीद कितने यूनिट्स आपने परचेज करे, 300। पहले कितने रह गए थे, टोटल कितने हो गए, 600। अब ये 300 जो न्यू परचेज करें कितने वाले हैं भाई, 2.12। मल्टीप्लाई करवा दोगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। 11 तारीख को फिर आप इशू कर रहे हो, कितने कर रहे हो, 400 यूनिट। अब देखना, टोटल 600 यूनिट हमारे टोटल अवेलेबल हैं सेल के लिए। फीफो मेथड अगर हम यूज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, पहले वाले $300, 300 यूनिट आप लोगे, पहले वाले 300 कितने पे जाएंगे भाई आपके पास से, 2.1 पे। बाकी के 100, क्योंकि टोटल आपने 400 यूनिट आपने सेल करेंगे, बाकी 100 कितने पे जाएंगे भाई, यहाँ पे भी सेम है। तो आ जाए इसकी कॉस्टिंग कर लेते हैं, कितने पे आपके पास आ जाएगा। 11 तारीख को आपने 400 मजीद सेल करे थे, टोटल कितने हो गए थे, 600। 600 में से आपने 400 सेल कर दिए, कितने वाले, 300 जो यूनिट्स थे 2.10 के हिसाब से थे। बाकी 100 कितने हैं, 2.12 के हिसाब से। मल्टीप्लाई करवा दिया, कॉस्ट आ गई। एंडिंग पे अभी कितना रह गया आपके पास, अभी आपके पास एंडिंग 200 रह गए, ठीक है। कितने वाले हैं, 2.12 वाले होंगे, क्लियर है ना। फिर आप क्या कर रहे हो, 18 तारीख को मजीद आपने परचेज करे 100 यूनिट, कितने वाले हैं, 2.4। अब देखो आपने कितने इशू करे, $100 100 यूनिट्स मजीद। अब आपने कितने में से करोगे, पहले के दो बच गए थे, आपने 18 तारीख को दोबारा से परचेज करे, तो टोटल कितने हो गए, 300। में से आपने 100 इशू कर रहे हो, 100 इशू कर रहे हो, तो कितने पे आप सेल करोगे, 2.12 या 2.4, ठीक है। आ जाओ, कितने आ जाएंगे भाई, 20 सारे को आप सेल कर रहे हो, 2.12 के हिसाब से आ गए, क्लियर है। आप इनको टोटल करोगे तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चल जाएगी, ठीक है। आपने इतने पे इस कॉस्ट पे इशू करा है, क्लियर है। एंडिंग आपने देख लिया था, कितना रह गया, 200 रह गए, वहां पे भी बताया हुआ है, साथ ही साथ हमें भी पता है, क्योंकि हम अभी तक काउंट करते आ रहे थे। अब इसकी कॉस्ट कितनी होगी, जाहिर सी बात है जो लास्ट में आपने रिसीव कर रहे हैं उसी की कॉस्ट पर आ जाएगा, क्लियर है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आ गया। अच्छा, हाँ, ये एंडिंग पे जो आपके पास रह गए 100 यूनिट, हमारे उससे पहले वाले भी थे, सॉरी। तो क्या हो जाएगा, 2.12 पे 100 यूनिट्स आएंगे, और 100 यूनिट 2.4 पे, टोटल इसकी कॉस्ट कितनी आ गई, 452, क्लियर है। ये था बेटा आपका फीफो मेथड। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्लियर है यहाँ तक। ओहो, अच्छा जी, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में 27 पे आप कर रहे हो। हम्म, अब ये जून का है, सेम उसी तरह से होगा, ठीक है। मई के बाद उन्होंने जून के पीरियड की इसी तरह से करी है, जून में भी क्या होगा, सेम उसी तरह से। ये क्लियर हुआ। अब देखो वेटेड एवरेज में क्या है, वेटेड एवरेज में थोड़ा सा चेंज आता है, क्या, ओपनिंग पे आपके पास कितने थे, 100 यूनिट से, ठीक है। अब 100 यूनिट से कितने वाले थे, पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी, $2, ऐसा ही था। फिर आपने 3 तारीख को परचेज करे थे, कितने थे भाई, टोटल आपके पास 500 यूनिट्स हो गए, 400 ये ओपनिंग के 100। ये 400 यूनिट जो आपने परचेज करे थे कितने वाले थे, पर यूनिट इसकी कॉस्ट कितनी थी, 2.1, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब मुझे बताएं एवरेज कैसे निकालेंगे, एनी आइडिया, डिवाइड करो जरा, 500 यूनिट है और इसकी कॉस्ट कितनी है, इसकी टोटल इन्वेंट्री कितनी बन रही है भाई इसकी, 1040, 2.08 आ गई।
तो इस तरह से आप क्या करते हो, इस तरह से इसकी एवरेज प्राइस लेते हो। क्लियर है? अब जब आपने 4 मई को सेल करा, कितने डॉलर, कितने यूनिट्स, 200 यूनिट्स, कितने पे बेचोगे इसको, 2.08 जो अभी आपने निकाला, मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास उसकी कॉस्ट आ जाएगी 416। देखिए मल्टीप्लाई करवाएं, आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है। देन अब आपको पता चल जाएगा कि टोटल 500 यूनिट्स में से 200 सेल हो गए, तो कितने रह गए हमारे पास, 300। ठीक है, बैलेंस आपके पास 300 आ रहा है। 300 की कितनी अमाउंट बन रही है वो आपको पता चल गया। ठीक है, आ जाओ। फिर मजीद आपने 9 तारीख को परचेज करे, कितने, 300, टोटल कितने हो गए, 600। क्लियर है? अब वैसे ही आप करोगे, कुछ अलग नहीं है। 300 यूनिट की पर यूनिट प्राइस कितनी है, ये पुराने वाले की कितनी थी, ये वैसे ही डिवाइड कर देंगे आप, तो फिर आपके पास आ जाएगी पर यूनिट कॉस्ट। क्लियर है? अब इस प्राइस पे, ये जो पर यूनिट प्राइस आया, इस पे आपने सेल करने, कितने आपने सेल करे, कितने इशू करे, 400, कितने पे, 2.10 पे, तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? देन फिर आपके पास कितने रह गए, टोटल आपके पास कितने थे भाई, 600, 600 में से 400 इशू कर दिए, तो अब आपके पास बैलेंस में कितने रह गए, 200, कितने वाले हैं, 2.10 के, और इसकी कॉस्ट कितनी है, 420। क्लियर है? ये माइनस करते जाएंगे तो आपके पास ये आता रहेगा। क्लियर है? फिर आपने मजीद 18 तारीख को फिर क्या करे, रिसीव करे, ये वाले कितने हैं, 100 यूनिट्स हैं, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है भाई, 2.4। सही है। पुराने वाले कितने थे, 200 रह गए थे, उसकी कॉस्ट कितनी थी, 2.1। दोनों का ऐड कर देंगे, यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा, फिर वैसे ही डिवाइड करेंगे और पता चल जाएगा कि अब जो हमें बेचना है वो कितने पे बेचना है, 2.20 पे। कितने सेल कर रहे हो, सिर्फ 100 यूनिट। ठीक है, आपके पास प्राइस निकल कर आ गई, कॉस्ट निकल कर आ गई, माइनस कर दिया तो आपके पास ये देखो, ये सारी कॉस्ट आ गई। कितनी आ रही है, 1476। क्लियर है यहाँ तक? एंडिंग पे 200 यूनिट रह गए, तो ऊपर भी बताया हमने, खुद भी कैलकुलेट करा है। कितने वाले हैं भाई, 2.20। इसकी इसकी क्या कॉस्ट आ जाएगी, मल्टीप्लाई करवाएंगे 200 को 2.2 से, तो 440 आ जाएगा, तो एंडिंग आपके पास आ गई। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? एवरेज और फीफो दोनों समझ में आ गया? अच्छा जी। मैं भी आपको क्वेश्चन दे देती हूँ। साथ ही साथ पहले इसको भी समझ लेते हैं, ताकि फिर हम इसको क्वेश्चंस वाइज एक एक करके करें। अब देखो, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेथड वही है हमारे पास, क्या लिखा हुआ है, आपको डेट्स दी गई हैं, पूरी बात पढ़िएगा। ऑन 1 नवंबर 2012 अ कंपनी हेल्ड, पढ़ें, times P9 and P. Yeah, these are calculated for the issue November 2012. Three batches of finished goods were received and stored from the production department. ठीक है। कितने यूनिट्स आपने रिसीव करे, 10 नवंबर को 400, आपने 400 रिसीव करे थे यूनिट्स, पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी, 12.5। 20 नवंबर को फिर रिसीव करे 400, उसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी, $14। 25 नवंबर को फिर आपने रिसीव करे 400, कितनी उसकी कॉस्ट थी, पर यूनिट कॉस्ट $15। नाउ गुड्स सोल्ड आउट ऑफ इन्वेंट्री ड्यूरिंग नवंबर वर एज फॉलोज। 14 नवंबर को $500 आपने, सॉरी, $500 कह रही हूँ, 500 यूनिट आपने सेल करे, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है भाई, पर यूनिट सेलिंग प्राइस कितनी है, सॉरी, कॉस्ट ऊपर दी गई है जब आप परचेज कर रहे हो, जब सेल कर रहे हो तो पर यूनिट सेलिंग प्राइस कितनी है, 20। ठीक है। 21 नवंबर को 500 मजीद आपने करे, सेलिंग पर यूनिट सेलिंग प्राइस कितनी है, 20। 28 नवंबर को 100 आपने यूनिट्स सेल करे, उनकी पर यूनिट सेलिंग प्राइस कितनी थी, $20। क्लियर है? वही मेथड अपनाना है, कुछ अलग नहीं, लेकिन यहाँ से आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो, क्योंकि सेलिंग प्राइस भी दी गई है, आप कॉस्ट भी इसमें कैलकुलेट करोगे। क्लियर है? अब आ जाते हैं भाई, पीफो करते हैं। पीफो से करते हैं, पहले आपने क्या करा था, परचेज करा था,
परचेज करा था आपने 10 नवंबर को, कितने यूनिट्स थे आपके पास? आपके पास कितने यूनिट्स थे? 400 यूनिट थे। अच्छा, प्रॉफिट बताना है। व्हाट वाज द प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग इन्वेंट्री आइटम इन नवंबर 2012 अप्लाइंग द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताना है। कैसे होगा? 14 नवंबर को आपने सेल करी थी, कितनी सेल करी थी? यूनिट सोल्ड हो चुके हैं, 500 यूनिट सोल्ड हुए हैं। इशू कॉस्ट, अच्छा, यहाँ पे आपको दिया गया है ऑन November 1, 2012 अ कंपनी हेल्ड 300 यूनिट्स, ठीक है, ऑफ फिनिश गुड्स। कितने थे भाई इसके पास? 300 उसके पास थे। क्लियर है यहाँ तक? वर वैल्यूड एट 12 ईच, कितने वाले थे? 12। ओपनिंग को उन्होंने करा, मल्टीप्लाई करा, तो उनके पास कितनी कॉस्ट आ गई? 300 मल्टीप्लाई बाय 12, और प्लस उन्होंने और चीज जो उन्होंने 10 तारीख को करे थे परचेज, 400 यूनिट थे 12.5 के, तो वो भाई टोटल आपके पास 300 प्लस 400 कितने हो गए थे? 700 यूनिट। 700 में से उन्होंने 300 तो शुरू के उन्होंने, क्योंकि फीफो हम कर रहे हैं ना, 300 ओपनिंग वाले अपने सेल करे, और बाकी के 200 कहाँ से आए होंगे? ये 10 नवंबर वाले। ले रहे हैं? तो दोनों का आपने मल्टीप्लाई करवाया, कॉस्ट निकल कर आ गई कितनी भाई? मल्टीप्लाई करें, 300 मल्टीप्लाई बाय 12, 200 मल्टीप्लाई बाय 12.5। ठीक है, फिर आपने क्या करा? अब हमारे पास 700 में से कितने रह गए? टोटल आपके पास 700 थे, 300 प्लस 400, 700 थे। 700 में से आपने 500 सेल कर दिए यूनिट, तब आपके पास अभी एंडिंग पे कितना दिख रहा है? 200। फिर आ जाते हैं मजीद, कब सेल कर रहे हो आप? 21 तारीख को। उससे पहले आपने 20 नवंबर को मजीद परचेज करा है, ठीक है, तो 200 ऑलरेडी आपके पास थे, 400 और आ गए, कितने हो गए? 600। 600 में से आपने क्या कर दिया भाई? 29 नवंबर को और 21 नवंबर को फिर आपने सेल करा है। अभी किस तरह से सेल होंगे? जो आपके पास 400 यूनिट थे, कितने वाले? 12.5, इसमें से आपके पास कुछ बचा था? ठीक है, कितने यूनिट्स बचे थे? 200 थे, और बाद में आपने मजीद परचेज करे, तो टोटल आपके पास 600 आ गए थे। 600 में से आपने 500 जस्ट सेल करें, रिमेनिंग कितने हो जाएंगे आपके पास? 100 यूनिट्स अभी तक आपके रिमेन होंगे ना। 200 आपने पहले वाले बेचे 12.5 से, फिर आपने बाकी के जो थे 300 जो आपने टोटल बाद में खरीदे थे, वो कितने थे? 400। 400 में से सिर्फ और सिर्फ अभी 300 यूनिट्स आप सेल कर रहे हो, ठीक है। उसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? 40। मल्टीप्लाई करवाया तो कितना आ जाएगा? 6700। देन अब आपके पास कितने रह गए भाई एंडिंग पे? अभी फिलहाल 100। फिर आपने मजीद परचेज करे 25 नवंबर को, टोटल 500। 500 में से जस्ट आप कितनी सेल कर रहे हो? 100 यूनिट। कितने वाले होंगे भाई? 15 वाले। क्लियर है? अच्छा, 100 पहले के थे, तो हम $40 पे उसको सेल कर देंगे। एंडिंग पे कितने यूनिट रह गए? ठीक है, क्लियर है? तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट निकल कर आ गई थी। अच्छा, ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? सारे के सारे यूनिट जितने सेल हुए हैं, कितनी आ जाएगी? 6000। इशू करे थे आपने, कितने में पे आए थे? टोटल कॉस्ट आपके पास आ रही है इशू की। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास आ रही है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी रह गई थी? $400। 400 यूनिट्स रह गए थे, कितने वाले? 15 वाले। तो आपके पास 6000 आ जाएगा। क्लियर है? इस तरह से हमने कॉस्ट इसको कैलकुलेट करी। जब आपके पास कॉस्ट आ सकती है, तो क्या आप प्रॉफिट निकाल सकते हो? कैसे? फीफो से हमने करा था। फीफो से देखो, ओपनिंग आपके पास आ गई थी, कितनी थी आपको पता था?
300 यूनिट से कितने वाले थे जरा देखना, 300 यूनिट से ना कितने वाले थे, 12 ईच, मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है, कॉस्ट आपने देखी, कॉस्ट कितनी आई थी भाई आपके पास, कॉस्ट आपके पास 14,200 आ गई, यहाँ 16,600, कैसे, अच्छा एंडिंग आपके पास 14,200 निकल कर आई ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आई थी, ऊपर कुछ बताया था, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो आपके पास क्या आ रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट आ रही है, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास आ जाएगी कितनी प्रोडक्शन की कॉस्ट आ रही है। जितने जितने यूनिट्स आपके पास प्रोड्यूस होके सेल हो गए उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट भी आ जाएगी। कितने यूनिट्स आपके पास सेल हुए हैं, अब इसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। अच्छा, फिर क्या आ जाएगा आपके पास, इतना माल आपके पास अवेलेबल था, क्लोजिंग हमने देख ली है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई आपके पास। ठीक है, अब आपके पास कितने यूनिट्स आपके सेल हो गए, प्राइस क्या थे, सेलिंग प्राइस उन्होंने बताए थे, सबके 20-20 आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए टोटल आपके पास कितने सेल हुए थे, कितने यूनिट सेल हुए थे, 300 आपके पास ये सेल हुए थे। ठीक है, ओपनिंग में से भी गए थे है ना, टोटल आपके पास कितने सेल हो गए थे, पहले आपने 300 परचेज करे थे, 400, 300 आपके ओपनिंग में थे, 400 आपने परचेज करे, टोटल कितने हो गए थे 700। 700 में से आपने 500 यूनिट सेल कर दिए थे पहले, तो ये यूनिट आ गए। फिर आपने, आपके पास कितने रह गए थे 200 यूनिट, फिर 200 400 आपने मजीद यूनिट परचेज करे, कितने हो गए थे 600। ये अकाउंट में रखना कितने हमने सेल करते जा रहे हैं, पहले में 500, फिर आपके पास यहाँ पे दिख रहा है 500, कितने हो गए टोटल, 1100 नहीं होंगे, 5 5 हजार, 1000 + 1 कितने हो गए, तो मल्टीप्लाई करवा दोगे सेलिंग प्राइस से, यहाँ कुछ और सेलिंग प्राइस दिया नहीं है, एक ही दिया गया है, अलग अलग नहीं दिया गया है। तो इस तरह से आप 1100 मल्टीप्लाई बाय 20, तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ गए। अब सेल्स में से आप कॉस्ट माइनस करवा दोगे तो आपके पास कितना प्रॉफिट आ रहा है वो पता चल जाएगा। क्लियर है, क्या आप इस हवाले से इसी तरह से इसका निकाल सकती हो, एवरेज का, अभी हमने एवरेज देखा था, करें जरा, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ वही है, क्यूमुलेटिव कंटिन्यूअस बेसिस पे वो करवा रहे हैं, इस तरह से हो रहा है। और आपके पास पीरियोडिक में देखो हर पीरियड का बता रहे हैं, 10 नवंबर को कितना हुआ था, 20 को कितना हुआ, और 25 को कितना। आप फॉर्मेट अपने पास लिख लें किस किस तरह से हो रहा है। अच्छा, पीरियोडिक का पहले आपने तमाम चीजें किस तरह से ली, कितनी क्वांटिटी थी पर यूनिट, आपने टोटल कर लिया। अब एवरेज करने के लिए आपने क्या कर दिया, टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट पे डिवाइड कर दिया, तो कितने आ जाएंगे 13.47। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई, एवरेज यूनिट कॉस्ट आ गई। क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आपने उसी हिसाब से निकाल ली है। क्लियर है, तो इस तरह से आप करोगे, आप फॉर्मेट लिखें और करने की कोशिश करें खुद से, सेम उसी तरह है जैसे हमने देखा था, फीफो हमने देख लिया दोबारा से। नाउ अब आपके पास किसका है, एवरेज कॉस्ट का। ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालो, फॉर्मेट लिख लेना, पूरी चीजें नहीं लिखना, आपने बस अपनी तरफ से पहले करना है। फॉर्मेट लिख लिए, यूनिट कॉस्ट आपने देखनी है, बैलेंस इन्वेंट्री कितनी रह गई है, कितनी ओपनिंग में थी अब कितनी रह गई है, टोटल कॉस्ट इशू कितनी आ रही है,
क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ रही है, फिर मैच करते हैं इसको, ताकि आपको भी ये समझ में आए किस तरह से हो रहा है काम, किस तरह से करना है। क्लियर है? करें।
अच्छा जी, चेक कर लेते हैं आपका नहीं आ रहा है, सेम है, ठीक है। फिर इसका सी पार्ट आप बाद में घर पे कर लेना। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी, ऐसी चीज जो समझ में ना आए। पीरियोडिक में क्या है आपके पास, वैसे ही आपने लेना है जैसे आपने पीरियोडिक में हर पीरियड के एक साथ लेके फिर टोटल कितनी कॉस्ट आई उसको आपने इस तरह से डिवाइड कर दिया, ठीक है। जिन जिन डेट पे आपने करा था उसको आपने क्या कर दिया, टोटल एक साथ करके फिर उसको डिवाइड कर दिया कि आपके पास एवरेज कॉस्ट पीरियोडिक के हिसाब से आ गई है। देन फिर इसको समरी कर दिया है। क्या ओपनिंग और परचेसेस भी है, आपको पता है कि उसमें से कितनी आपने सेल करी होगी, ठीक है। देखो पर यूनिट कॉस्ट जो आपके पास पीरियोडिक के लिए आ रही है तो किस तरह से आएगी आपके पास, इस तरह से कि टोटल आपने कितने यूनिट परचेज करे थे, ओपनिंग पे कितने थे, फिर आपने कितने परचेज करे टोटल कर लिया और उनकी पर यूनिट कॉस्ट के हिसाब से कितनी आ रही थी उनको टोटल कर लिया, डिवाइड करा, तो आपके पास एवरेज कॉस्ट जो पर यूनिट आती है वो कितनी आएगी, 13.47, ठीक है। फिर इसी तरह से आप निकाल लोगी, ठीक है, क्योंकि आपने इतना देख लिया होगा कितने पे आपने परचेज करा है, कितनी कॉस्ट आई है उसकी। और फिर आप सेल्स सेल्स तो आपके पास सेम रहेगी, अलग नहीं आएगी, क्लियर है, हो जाएगा यहाँ तक। आपका भी है फिर? अच्छा, फिर सेम इसी तरह से आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिएगा और सारे वैसे ही हैं, कुछ अलग नहीं है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। तब तक कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अभी हमारे पास वीकेंड आ रहा है, वीकेंड में आपके पास टाइम होगा अच्छा खासा। सेलिंग प्राइस आपके पास कैसे निकल कर आ रही है, सेल्स वैल्यू कैसे निकल कर आ रही है, और हमें इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों बनाना आता है, क्लियर है। फीफो भी मैंने आपको करवा दिया है और एफ को भी हमने कर लिया है। परचेजेस की आपने वैल्यू कैसे निकालनी, कितने कॉस्ट पे आपने लिया, पर यूनिट कॉस्ट भी आपको आ गया, पीफो से एफको से सेल्स भी निकालने आ गई है। अगर वो ईयरली बात करें तो ईयरली आप हर साल किस तरह से निकाल सकते हो, क्लियर है। इसको देखिएगा, देखने से आपको सारी चीजें आ जाएंगी। यहाँ तक अगर आपको आ गया, आगे भी सब कुछ आ जाएगा। इन केस नहीं आता यू कैन आस्क, ठीक है। यहाँ आज की क्लास रखते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।